क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे प्रोसेस और मोड्स ऑफ सोशल चेंज। कि सोशल चेंजेस के हमने जो फैक्टर्स किए थे या फिर सोशल चेंजेस की जो डेफिनेशन की थी, तो उन फैक्टर्स से अफेक्टेड होके सोसाइटी में सोशल चेंजेस किन किन तरीकों से होता है, कि उसके मीन्स या मोड्स कौन से होते हैं सोशल चेंज के। तो सोशल चेंज के इन प्रोसेस या मोड्स को लेके बहुत सारे थिंकर्स ने बात की है, जैसे मैकाइवर, पेज ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, होब हाउस ने और सोरोकिन ने। इन सारे के सारे थिंकर्स ने, ये सारे के सारे थिंकर्स पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स हैं, उत्तर आधुनिकवाद के थिंकर्स हैं। और इन थिंकर्स ने एक सबसे बड़ी चीज ये कही है कि जो सोसाइटी है उसका एस्पेक्ट हमेशा डायनेमिक होता है। डायनेमिक का क्या मतलब होता है? जो चीज स्थिर नहीं रहती है, निरंतर परिवर्तनशील जो चीज होती है उसको डायनेमिक कहते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी को लेके कहा था कि सोसाइटी के जो चेंजेस है ना, वो चेंजेस कभी तो बड़े स्लोली होते हैं और कभी वो चेंजेस एकदम से ऐसे कोई आंदोलन या हिंसा या एकदम से किसी क्रांति के रूप में उद्घाटित होते हैं। तो उन्हीं अवधारणाओं पे सोसाइटी के मोड्स या सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं वो किन किन तरीकों से होते हैं सोसाइटी के चेंजेस। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है कि एक तो हम ये कहें कि तरीकों को भी तो प्रोसेस बोला जाता है। तो इसमें प्रोसेस का मतलब है कि वो जो प्रोसेस है सोशल चेंज का, वो प्रोसेस ये भी हो सकता है कि किसी चीज का विभाजन हो जाए, या फिर उस प्रोसेस में ये भी चीज इंक्लूड होती है कि दो चीजें एक साथ मिलकर एक हो जाए, या उस प्रोसेस में किसी चीज का पतन भी हो सकता है, कि कोई सामाजिक मूल्य पूर्ण रूप से खत्म भी हो सकता है, या फिर किसी सामाजिक मूल्य का ज्यादा विकास भी हो सकता है, या नया सामाजिक मूल्य भी गढ़ा जा सकता है। इसी तरह से प्रोसेस में थर्ड चीज इंक्लूड होती है कि सोसाइटी के सोशल चेंज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एस्पेक्ट से, कि कुछ चेंजेस तो हमें तुरंत दिखाई देते हैं जिनको प्रत्यक्ष चेंज कहा जाता है, और कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं, प्रोक्स होते हैं, जो तुरंत उनका दिखाई नहीं देते वो चेंजेस। उन चेंजेस का सिर्फ हम दूसरे तत्वों पर प्रभाव जब देखते हैं तब ये एनालिसिस होता है कि ये घटना कैसे घटित हुई, कि सोसाइटी का ये चेंज जो चल रहा था, तब हमें उस चेंज का पता चलता है। तो प्रोसेस की प्रक्रिया में कोई भी एक चीज विघटित होकर दो बन सकती हैं, दो का सामंजस्य से एकीकरण हो सकता है। और जो सोशल चेंज का जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एस्पेक्ट्स में चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम इंडिया में इंडियन सोसाइटी का एग्जाम्पल लें, तो जो ज्वाइंट फैमिलीज थी, ज्वाइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो रही है। तो जो ये क्या हुआ, विघटन हो गया, विभाजन हो गया, उसी से मिलके बनी है न्यूक्लियर फैमिलीज, लेकिन एक चीज को विभाजित स्वरूप में देखने को मिलती है अब हमारी सोसाइटी में। तो ये थी प्रोसेस, कि प्रोसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, विभाजित स्वरूप में भी हो सकता है, उसका एकीकृत स्वरूप भी हो सकता है, विकास भी हो सकता है और पतन भी हो सकता है। फिर सेकंड आता है मीन या मोड सोशल चेंज का, एवोल्यूशन। कि एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज का विकास। और विकास में सोसाइटी की प्रकृति हम पहले पढ़ चुके हैं। सोसाइटी में का जो स्वरूप होता है वो गुणात्मक स्वरूप होता है सोसाइटी का। तो सोसाइटी में जब ये एवोल्यूशन होता है, विकास होता है, तो उस गुणात्मक, जैसे यहाँ पे एक चीज मेंशन है, गुणात्मक प्लस परिवर्तन प्लस रचना में परिवर्तन प्लस निरंतरता प्लस दिशा इज इक्वल टू उद्विकास। की जो क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट होता है, उस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है उसकी। जब ट्रांसफॉर्मेशन उसकी होती है तो कंप्लीट स्ट्रक्चर में ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। और स्ट्रक्चर की ट्रांसफॉर्मेशन एक सस्टेनेबिलिटी लेके आती है, एक निरंतरता लेके आती है। और उस सस्टेनेबिलिटी को जब डायरेक्शन दी जाती है तो उद्विकास होता है, एवोल्यूशन होता है। कि सबसे पहले आया क्वालिटेटिव, गुणात्मक, कि जो हमारा समाज है उसका एस्पेक्ट पहलू कैसा है, गुणात्मक है। लेकिन गुणात्मक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुणात्मक में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, कि परिवर्तन तो उन चीजों में होता है जिनकी प्रकृति मात्रात्मक होती है। नहीं, गुणात्मक में भी परिवर्तन संभव है। और जब उस गुणात्मक पहलू में परिवर्तन होता है तो उसकी पूरी की पूरी रचना में ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने पहले एग्जांपल किया था, परिवार गुणात्मक पहलू है, परिवार को माप तोला नहीं जा सकता। परिवार का जब एनालिसिस करते हैं
लेकिन जब संयुक्त परिवार में परिवर्तन होता है वो एकाकी परिवार बन जाता है, न्यूक्लियर परिवार। तो रचना में परिवर्तन हो गया ना, पहले उसकी रचना डिफर थी, अब अलग है। फिर आते हैं निरंतरता, कि निरंतर हो रहा है और ये चेंजेस, कि जैसे विवाह प्रथा पहले जो थी अब थी, या विवाह की एज को लेके हम चले, बच्चों को लेकर चले, कि निरंतर वो उस चीज में चल रहा है। और उसको जब एक डायरेक्शन मिलती है कि चाहे औद्योगिकरण से प्रभावित होके हो रहा है वो, चाहे किसी और चीज से प्रभावित होके वो परिवर्तन हो रहा है, गुणात्मक संरचना में परिवर्तन, उसको एवोल्यूशन कहते हैं, उद्विकास कहते हैं। और इस उद्विकास की अवधारणा का हर्बर्ट स्पेंसर ने ही इसको उद्विकास नाम दिया था, एवोल्यूशन नाम दिया था। और हर्बर्ट स्पेंसर ने ये उद्विकास की अवधारणा ग्रहण की थी डार्विन से। डार्विन पॉलिटिकल साइंस के एक ऐसे थिंकर रहे हैं जिन्होंने एक थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, कि समाज में, सोसाइटी में जो फिट है वही सरवाइव कर सकता है। और इसीलिए डार्विन ने ये माना था जो जीव होते हैं, जीव में एनिमल्स भी, ह्यूमन बींग्स भी, कि लिविंग बींग्स जितने भी हैं, सारे के सारे जो जीव्स होते हैं वो सरलता से जटिलता की ओर, कि हमेशा इजी टू कॉम्प्लेक्स को फॉलो करते हैं, और इसी तरह से इक्वलिटी से डाइवर्सिटी की ओर, कि समान चीज को जल्दी समझते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को जब राइटिंग फॉर्मेशन सिखाई जाती है कुछ भी, तो सबसे पहले जैसे उसको सी बनाना सिखा दिया, तो सी के बाद उसको ओ बनाना सिखाएंगे, कि ये हाफ था इसको कंप्लीट कर दो, ये ओ बन गया। कि समानता से असमानता, डाइवर्सिटी की तरफ चलते जाते हैं। और डार्विन की इसी थ्योरी को सोसाइटी में हर्बर्ट स्पेंसर ने इम्प्लीमेंट करके उसे उद्विकास, एवोल्यूशन का नाम दिया है। और ये एवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, जैसे पहले मनुष्य जंगलों में रहता था, फिर उसने परिवार बनाया, फिर वो पशुओं का, पहले पशुओं को मार के खाता था, फिर उसने खेती करनी शुरू कर दी, फिर खेती करने के बाद वो नदियों के किनारे उन्होंने अपने स्थायी खेती शुरू कर दी, कस्बे कबीले बनाने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे उस अवस्था से निरंतर जो विकास चल रहा है, आज औद्योगिक अवस्था में हम पहुंच गए। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट, कि जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट सोसाइटी में, सोशल चेंज में कभी भी एकदम नहीं आता, कि एक ही साल में, एक ही महीने में ऐसा बिल्कुल सोसाइटी चेंज हो गई, नहीं। सोसाइटी का एस्पेक्ट गुणात्मक होता है, इसीलिए उसमें जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो धीरे धीरे होता है। जैसे बच्चा छोटा होता है, फिर सबसे पहले क्या है, इन्फेंसी स्टेज आती है, शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है। कि जो मनुष्य के जीवन की अवस्थाएं हैं, ये सारी की सारी अवस्थाएं, जैसे उसके जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी होते रहते हैं इन्हीं अवस्थाओं के अनुसार। उसमें जैविक परिवर्तन, बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ उसकी हाइट बढ़ती है, उसके बॉडी में और चेंजेस भी आते हैं। और इसी तरह से मनोवैज्ञानिक, जब छोटे होते हैं तो टॉयज अच्छे लगते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद टॉयज अच्छे नहीं लगते, इंटरेस्ट चेंज कैसे हो जाते हैं। तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारा जैविक और मनोवैज्ञानिक दोनों परिवर्तन होते जाते हैं। उसी तरह से समाज का भी जैविक और मनोवैज्ञानिक दोनों परिवर्तन हुए हैं। जैविक विकास या जैविक परिवर्तन समाज का हुआ है, जैसे मनुष्य प्रारंभिक अवस्था, आदिम अवस्था में जंगलों में रहता था, पशुओं को मार के खाता था, शिकार करता था, लेकिन आज औद्योगिक अवस्था में हम जी रहे हैं, उसका जैविक परिवर्तन हो गया समाज का। और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन समाज का क्या हुआ है, जैसे पहले ज्यादा लोगों के साथ मिलजुल के रहते थे, संयुक्त परिवार होते थे, अब जब विचारधाराएं, व्यवहार, एक दूसरे के ओपिनियंस नहीं मिलते हैं तो अलग हो जाते हैं, दूसरा परिवार बन जाता है, तो वो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की स्टेज में आता है। और इन्हीं स्टेप्स को हॉब हाउस ने अपनी बुक सोशल डेवलपमेंट में डिफाइन किया है, कि समाज के विकास के 4 चरण होते हैं, या उन 4 चरणों को 4 मापदंडों के आधार पर निर्धारित किया था इन्होंने। पहला है मात्रा में वृद्धि, कि मात्रा में वृद्धि समाज में क्या होती है, पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज हो रही है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, हम इंडियन सोसाइटी का एग्जांपल है, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, समाज के संसाधन घटते जाएंगे, तो आजीविका पर भी प्रभाव पड़ेगा। सेकंड है कार्य क्षमता, उस मात्रा में वृद्धि में भी जो ज्यादा कुशल हैं वो ज्यादा अच्छे से रह सकते हैं, कि जो जितनी जिसके अंदर योग्यता है, जितनी एफिशिएंसी है, वो उसी के अनुसार कमा सकता है, अपना जीवन स्तर सुधार सकता है। फिर आता है आपसी सहयोग,
कि कार्य क्षमता के साथ साथ आपसी सहयोग, कि हम चाहे परिवार में रह रहे हैं, चाहे कार्यस्थल पर रह रहे हैं जहां हम काम कर रहे हैं, तो अगर हमें कहीं भी सर्वाइवल की जरूरत है तो आपसी सहयोग आवश्यक है, म्यूटनी आवश्यक है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम, स्वतंत्रता, कि मात्रा में वृद्धि के साथ साथ कार्य क्षमता और आपसी सहयोग के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रीडम, क्योंकि सोसाइटी फ्रीडम का फेवर करती है और सोसाइटी जिस फ्रीडम की मांग करती है उसी फ्रीडम को राष्ट्र प्रदान करता है, जो नागरिकों के अधिकार या स्वतंत्रताओं के रूप में परिभाषित की जाती है। फोर्थ आता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है? अनुकूलन। अनुकूलन मीन्स हम किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को जब एडजस्ट कर लेते हैं, कि कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है हम एडजस्ट कर लेते हैं। जो एडजस्ट करने की जो वर्डिंग होती है उसको अनुकूलन बोलते हैं। लेकिन इस एडजस्ट में 4 वर्ड्स का कोलैबोरेशन होता है। जो 4 वर्ड्स है अभियोजन, समायोजन, सात्मीकरण और एकीकरण। कि अभियोजन क्या है? किसी योजना में संलग्न हो जाना, कि एट प्रेजेंट ये काम है, आपको उसी के अनुसार रहना है। जैसे एट प्रेजेंट की हम बाहर नहीं जा सकते, बीमारी है, खतरा है, तो हमें घर पे ही रह के, कि हमने अपनी नेसेसिटी या बाउंड्रीज सीमित कर दी हैं। फिर है समायोजन, कि जिस परिस्थिति में हम जिस अभियोजना के अंतर्गत रह रहे हैं या जिस योजना में हम शामिल हैं उसमें अपने आप को पूर्ण रूप से समाहित कर दे। फिर आता है सात्मीकरण। सात्मीकरण है समाहित करने के साथ साथ उसको स्वीकार कर ले, कि हम दूसरों के ओपिनियंस भी स्वीकार कर लें, कि हमने वहां अगर उसको शामिल किया है अपने आप को तो दूसरों के साथ पूर्णतः उनके विचारों से सहमति। और फिर आता है एकीकरण। जब ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं ना, अभियोजन, समायोजन, सात्मीकरण, तो एकीकरण ही होता है कि हमने पूर्णतः किसी परिस्थिति को कहते हैं तन मन धन से स्वीकार कर लिया है जिस चीज को, तो वो एकीकृत हो जाती है, वो सारी चीजें मिल जाती है कि हमने इस चीज को स्वीकार कर लिया है तन मन धन से, वो एकीकरण है। तो अनुकूलन क्या बात करता है? कि किसी भी परिस्थिति या प्रक्रिया के प्रति अपने आप को ढाल लेना। और इस ढालने में 2 पॉइंट्स आते हैं। एक है व्यक्ति स्वयं को परिस्थिति के अनुसार डाल ले, या तो हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाए, जैसे अब महामारी चल रही है, या तो हम मास्क की आदत डाल ले कि हम उस परिस्थिति में ढल जाए। जैसे किसी के परिवार में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ भी मुद्दे होते हैं, या तो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लो, कि कोई तुम्हें बार बार टोकता है तो उसके टोकने से पहले वो काम हो जाए। और सेकंड है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिस्थिति को ढाल दो, कि अगर आप नहीं ढल पा रहे हो तो दूसरा अनुकूलन होता है। कई बार ऐसी चीजें देखी जाती है ना, कि कुछ तो खुद ढल जाते हैं और कुछ दूसरों को अपने अकॉर्डिंग ढाल देते हैं। तो जो दूसरों को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है वो होता है आवश्यकता अनुसार परिस्थितियों को संशोधित करके परिवर्तित कर लेना, कि हमने परिस्थितियों को ही अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मॉडिफाइड कर दिया है। तो अनुकूलन 2 तरीके से किया जाता है, कि किसी भी चीज को हम स्वीकार करते हैं पूर्ण रूप से एकीकृत करते हुए, तो वो 2 तरीकों से की जा सकती है, या तो हम उसमें समाहित हो जाए या फिर उस परिस्थिति को ही अपने अनुसार संशोधित कर। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस समाज में जो भी विकास के तरीके दिए गए हैं उनमें सब, चाहे उद्विकास की अवधारणा दी गई है, चाहे डेवलपमेंट की, चाहे अडेप्टेशन की अवधारणा दी गई है, सब में प्रगति सूचक है, कि समाज के मूल्यों में, आदर्शों में, नैतिकताओं में भी हर पहलू पर समाज में विकास देखने को मिला है, प्रगति देखने को मिली है। आदर्श और मूल्यों में भी चाहे समाज का स्वरूप संरचना परिवर्तित हो रही है, लेकिन समाज की नैतिकता में, मूल्यों में, आदर्शों में, समाज के दृष्टिकोणों में प्रगति की अवधारणा निहित होती है। कि हमेशा सोशल चेंज में सोसाइटी की कोशिश ये होती है कि सोसाइटी प्रोग्रेसिव हो। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसी बेसिस पे बहुत सारी जो सोशल एविल्स थी ना, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, बहुत सारी फीमेल फोर्टिसाइड है, इन सब का खत्म किया गया सोसाइटी से। वो इसलिए खत्म किया गया कि सोसाइटी को एक प्रोग्रेसिव लुक दे। नेक्स्ट आता है क्रांति। ये सबसे पहले किया था ना कि थिंकर्स ने कहा है कि सोसाइटी डायनामिक एस्पेक्ट्स की होती है, उसमें जो निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं वो दोनों पहलुओं से होते हैं, स्लो एंड स्टडी जो पीसफुल एस्पेक्ट्स है उनसे भी, या फिर उससे काम नहीं चल रहा तो कई बार सोसाइटी में रेवोल्यूशन भी देखने को मिलता है।
जैसे कि रूस, चीन, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, क्योंकि सोसाइटी के जो शासक थे या सर्वे सर्वा मुखिया थे, उनका अत्याचार, शोषण ज्यादा बढ़ रहा था, तो क्रांतियां देखने को मिली थी। या फिर जैसे कि हम माने कि सती प्रथा को लेकर भी शुरू में तो एक तरह से लोग इकट्ठे हुए, धरने दिए गए, लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियां वगैरह निकाली, कि किसी भी एक समाज की अवधारणा को जो लगता है कि समाज की प्रगति में बाधक है, उसको समाप्त करना होता है, तो उसके लिए रेवोल्यूशन होता है एक तरीके से। और वो रेवोल्यूशन जब हिंसात्मक होता है तो वो बड़ा राजनीतिक रूप धारण कर लेता है। जब अहिंसात्मक, जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद ने कुछ समाज की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए जिस तरह से रेवोल्यूशन किया, उसको अहिंसात्मक रेवोल्यूशन का नाम दे सकते हैं। तो हिंसात्मक रेवोल्यूशन क्या है? हिंसा मतलब जिसमें, जिस क्रांति के दौरान खून खराबा होता है, जैसे चीन और रूस की क्रांति में खून खराबा। फिर अहिंसात्मक की नॉन वायलेंस रेवोल्यूशन क्या होता है? जिसमें बगैर किसी को शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचाए, बगैर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात मनवाई जाती है। और इस चीज का वर्णन होपर ने अपनी एक बुक लिखी थी, रेवोल्यूशनरी प्रोसेस। और उस रेवोल्यूशनरी प्रोसेस में उन्होंने क्या कहा था कि समाज जो होता है, समाज के नैतिक मूल्य या मौलिक जो प्रथाएं वगैरह है, वो सब कुरीतियों का कारण होती हैं, इसलिए उन नैतिक मूल्यों को समाप्त होना चाहिए। कुछ औपचारिक मान्यताएं होती हैं समाज की, जो अस्थायी रूप से नष्ट हो जाती है टाइम के साथ साथ। अगर उन प्रोसेस को चेंज करने में तीव्रता आएगी, तो समाज का प्रोग्रेसिव लुक अपने आप देखने को मिलेगा। तो ये थे वो सारे प्रोसेस या वो सारे मोड्स जिनके थ्रू सोसाइटी में चेंज किया जाता है। अब कर रहे हैं कि इन सारे प्रोसेस के थ्रू हमने फैक्टर कर लिए, प्रोसेस कर लिया कि कौन से प्रोसेस से सोसाइटी में चेंज आता है, लेकिन इन प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सोसाइटी को, तो बहुत सारे हिंड्रेंसेस आते हैं इसके वे में, कि बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं सोशल चेंज के रास्ते में। तो वो बाधाएं कौन सी है? तो फर्स्ट बाधा तो क्या आएगी? ट्रेडिशनलिज्म, परंपरा। क्योंकि समाज के जो लोग होते हैं, जो सामाजिक विचारधारा है, वो सबसे ज्यादा अपने रीति रिवाजों, मान्यताओं से बंधी होती है। लेकिन सारे के सारे रीति रिवाज और मान्यताएं ठीक नहीं होती। कुछ रूढ़ियां और अंधविश्वास भी होते हैं जिनको कोई चेंज नहीं करना चाहता है। तो जब उनको लेकर बात उठती है, उन मुद्दों पर जब ये चीज आती है, जैसे कि पर्दा प्रथा को लेकर है, अब भी है पर्दा प्रथा, समाप्त करने की बहुत कोशिश की गई है पर्दा प्रथा को, लेकिन अब भी वो पर्दा प्रथा है कि एक रूढ़िवादी प्रथा है, जिसको समाप्त करने में समाज खुद ही बाधक बन रहा है, उसकी परंपराएं बाधक बन रही है। नेक्स्ट है धर्म। धर्म समाज का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि समाज के निर्माण का आधार धर्म होता है। और धर्म लोगों को अंधविश्वासी, आलसी बनाता है, कि भगवान के भरोसे बैठे रहने की जो अवधारणा है। और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म लोगों के लिए अफीम का काम करता है, कि धर्म वो चीज है कि हमें अफीम लेने की जरूरत नहीं है, धर्म अफीम है। और धर्म की अफीम की अवधारणा के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, कि हम अपने धर्म या भगवान के भरोसे बैठे रहना है, मूर्ति पूजा करना। सबको इस चीज का भी ज्ञान होता है कि हर एक निर्जीव सजीव वस्तु, सब में भगवान विद्यमान है, लेकिन फिर भी किसी एक चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देना, जबकि भगवान ने जिन जीवों को बनाया है, हम उनकी ही मतलब अनादर करते हैं। तो धर्म सबसे बड़ा बाधक है किसी भी सोशल चेंज को लेके आने में। नेक्स्ट है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या है? समाज का जो स्वरूप बहुत विस्तृत हो गया था, तो उस विस्तृत स्वरूप का कैटेगराइजेशन कर दिया, श्रेणियों में विभाजित कर दिया। और जब श्रेणियों में विभाजित किया गया था, उस समय 4 वर्ग बनाए गए थे, कि जो वर्ग पढ़ता था उसे ब्राह्मणों का नाम दिया गया, जो शासन करता था उसे क्षत्रियों का नाम दिया गया, जो व्यापार करता था उसे वैश्यों का नाम दिया गया, और जो इन तीनों वर्गों की सेवा करते थे उन्हें शूद्र का नाम दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जैसी सोसाइटी में चेंजेस आते गए, कि तब तो काम के आधार पर ये कैटेगराइजेशन किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इन्हें स्थायी आधार प्रदान कर दिया गया। और उन्हीं स्थायी आधारों के आधार पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास भी निर्भर होने लग गया, कि उच्च और निम्न वर्ग बन गए, कि कौन
ठीक है, कौन गलत है, या फिर जाति प्रथा को एक स्थायी नाम दे दिया गया। और इसी वजह से हम माने कि जब इंडिपेंडेंसी हुई तो शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन दिया गया वो इसीलिए दिया गया क्योंकि वो जो कैटेगरी थी वो बहुत ही डिप्रेस्ड वर्ग था, उनके पास मूलभूत मौलिक सुविधाएं नहीं थी, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। तो वो एस्पेक्ट इंडिया ने अपनाया था कि इक्वालिटी का एस्पेक्ट, तो इक्वालिटी के एस्पेक्ट में उन्हें भी विकसित करना था और समाज की विचारधारा में शामिल करना था उन लोगों को। इसीलिए उनके उद्धार के लिए कि ये कहेंगे उनको अलग से रिजर्वेशन भी इसीलिए मिलता है क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। सोसाइटी में भी उनके लिए कि अगर उनके लिए हम कुछ अपशब्द वगैरह यूज करते हैं तो दंड का प्रावधान भी यही किया गया है कि समाज उनके प्रति आदर का दृष्टिकोण अपनाए, उनकी सभ्यता संस्कृति को भी अहम माने। नेक्स्ट आता है इग्नोरेंस, कि इग्नोरेंस की बात क्या है कि प्राय अज्ञानी और अशिक्षित व्यक्ति ज्यादा इन अंधविश्वासों में, जाति प्रथा में, धर्म की मान्यताओं में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो जब अज्ञानता होगी तो समाज प्रगतिशील नहीं हो सकता क्योंकि वो अपनी उन रूढ़ियों से, अंधविश्वासों से चिपका रहता है जो सोशल चेंज में सबसे बड़ी बाधा। नेक्स्ट है आलस्य। आलस्य क्यों है? क्योंकि किसी भी एक इतने बड़े एस्पेक्ट में जब चेंज लेके आना होता है तो उसके सारे के सारे नागरिकों का या उस संस्था के सारे सदस्यों का सक्रिय सहयोग आवश्यक। लेकिन कई बार हम अपने खुद से अगर एग्जांपल लें, हम खुद भी उस चीज के प्रति ये मानते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ है, लेकिन अगर कोई कार्यवाही की जाती है तो हम खुद ही नहीं, छोड़ दो, हमें क्या लेना देना। तो ये क्या है? इंडोलेंस की फीलिंग है कि हम उससे रेलिवेंसी नहीं रखना चाहते हैं, ना हम विरोध में हैं ना हम उसके पक्ष में है। तो वो इंडोलेंस की जो फीलिंग होती है सोशल चेंज में सबसे बड़ी बाधक है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से जो दूसरे विरोधी पक्ष जो होता है वो ज्यादा सक्षम हो पाता है। नेक्स्ट है वेस्टेड इंटरेस्ट, की स्वार्थी हित, कि समाज के जो समुदाय के लोग होते हैं अपने हित साधना के लिए भी कुछ प्रथाओं का निर्माण करते हैं। जैसे भारत में पहले जमींदारी प्रथा थी, क्योंकि जो उच्च वर्ग थे उन्होंने सारी जमीन अपने पास रख ली, दूसरे लोगों को जो किसान थे कि तुम इस भूमि पर काम करोगे, तुम्हें खाने के लिए अनाज मिल जाएगा, जमीन उन्हीं की थी एक तरीके से। इसी तरह से हिंदू कोड बिल का विरोध, की हिंदू कोड बिल में भी क्या था कि हिंदुओं को लेके जो स्पेशल की ये माना गया था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, यहाँ से मुस्लिमों को नहीं। क्यों? स्टार्टिंग में तो यहाँ पे सारे ही मिलजुल कर रहते थे, तो जिसका जहां मन करेगा कि वो यहाँ रहना चाहते थे वो यहाँ पे रह गए थे। तो ये फीलिंग्स की कुछ अपने पर्सनल, जैसे कि ये माने कि शिवसेना ने कुछ साल पहले एक विरोध स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र मराठाओं के लिए है सिर्फ, और वहां महाराष्ट्र में जितने भी मजदूर वगैरह या दूसरी स्टेट से आके जो काम करते थे उनको मार मार के भगाना शुरू कर दिया था। तो वो क्या थी? वो स्वार्थी हित की भावना थी कि यहाँ के सारे संसाधनों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तो अगर समाज को विकसित करना है तो उसके लिए तुम्हें विकास में योगदान देना पड़ेगा, जो काम करेगा उसी का संसाधनों पर नियंत्रण होगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कॉस्ट, कि किसी भी समाज का विकास उसकी इकोनॉमी पर डिपेंड करता है, और इकोनॉमी को डिपेंड करने के लिए दो चीजें सबसे हार्मफुल होती है, एक तो पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है, और दूसरा उस सोसाइटी में कितनी इविल्स हैं, कि कितनी बुराइयां हैं, कुरीतियां ऐसी हैं जिनको समाप्त करने की जरूरत है। और इन दोनों ही प्रोसेस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो समाज पर जो सरकार का आधिपत्य होता है, सरकार उन सुधारवादी नीतियों को वहां लागू कर सकती है। और लास्ट आता है स्थिरता की इच्छा, डिजायर फॉर स्टेबिलिटी, कि समाज के जो लोग होते हैं ना वो जल्दी जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें ये डर रहता है कि वो फ्यूचर की सिक्योरिटी को समाप्त कर रहे हैं, चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, चेंजेस के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते हैं। तो जब ऐसी प्रिपरेशन की कमी दिखाई देती है तो समाज में जो स्थिरता का अभाव हो जाता है, समाज में चेंज लाने की सोच बहुत ही कम पैदा होती है। सब ये सोचते हैं कि नहीं, जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, इसको क्यों चेंज करने की जरूरत है। तो हमने वो एक स्थिरता की, स्टेबिलिटी की सोच बना ली है, तो उस सोच की वजह से ही वो चेंजेस नहीं हो पाते।
तो ये थे सारे हिंड्रेंसेस या बाधाएं जो सोसाइटी के चेंज में बाधाएं डालती हैं। यहां तक अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया है तो पूछो बेटा।